सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के YouTube चैनल ज्ञान संपदा में आपका स्वागत है। मैं जीवनलाल, प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन। पिछले अध्याय में हमने तापमान के बारे में पढ़ा था। आज उसी तापमान से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण बिंदु, जिसको हम वायुदाब कहते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। सर्वप्रथम वायुदाब होता क्या है? वायुदाब हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण, गैस कण और जलवाष्प के कण हैं। उन्हीं के सम्मिलित रूप को या उनके संगठन को हम वायु कहते हैं। और वायु एक भौतिक वस्तु है जिसका अपना एक भार होता है और इसी भार को हम वायुभार या वायुदाब कहते हैं। इस वायुभार या वायुमंडलीय दबाव का कारण तापमान है और वायुमंडलीय दबाव का परिणाम हवा है या पवन है। अर्थात तापमान और वायुदाब दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। वायुमंडल के दबाव को या वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और इसको मापने के लिए 4 प्रकार की इकाइयाँ उपयोग में लाई जाती हैं। पहली है इंच। वायुदाब को हम इंच में भी मापते हैं। दूसरा है सेंटीमीटर, तीसरा है पाउंड और चौथा है मिलीबार। अर्थात 4 प्रकार की इकाइयों का उपयोग कर हम वायुदाब मापते हैं और इसके मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। इन चारों इकाइयों में से मिलीबार सर्वप्रमुख है। इसी का उपयोग वर्तमान में सर्वाधिक होता है। 1 मिलीबार बराबर समुद्र तल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 1 ग्राम वायु का भार होता है। अर्थात 1 मिलीबार बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 1 ग्राम भार के बराबर होता है। यह वायुदाब या वायुभार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये वायुभार या वायुदाब क्या है। हमारे सर के ऊपर जो वायुमंडल है उसका कुछ दबाव होता है, उसका कुछ भार होता है, जिसका एहसास हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वायु का एक संगठन है और उसका एक अपना भार है। हमारे सर के ठीक ऊपर हमारा वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ है और इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण वायु का एक दबाव होता है जिसे हम वायुदाब कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए आपका जो सिर है वह 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर लंबा है। अब यदि आपको ज्ञात करना है कि आपके सर के ऊपर वायुभार या वायुदाब कितना है, तो बड़ा आसान है। 4 × 6 = 24 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हुआ। 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1000 मिलीबार या 1013 मिलीबार भार होता है। 1 मिलीबार बराबर लगभग 1 ग्राम होता है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग 1 किलो भार होगा। अब यदि हमारे सिर का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, तो यह तय है कि हमारे सर के ऊपर जो वायुभार या वायुदाब है वह 24 किलोग्राम का है और यह आंकड़ा समुद्र तल का है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, वायुभार कम होता जाता है। अब यदि आप किसी कमरे में हैं
तो क्या आपके सिर पर वही वायुभार होगा जो कमरे के बाहर था? हाँ। क्यों? क्योंकि चाहे हम कमरे में रहें या खुले आसमान में रहें, हमारे सर के ऊपर जो वायुभार है, वायुदाब है, वो चारों ओर से पड़ता है, ना कि केवल ऊपर से ही। इसीलिए तो बैरोमीटर को कमरे के अंदर सुरक्षित रखा जाता है, जो वायुदाब या वायुभार मापन का कार्य करता रहता है। अब आइए देखते हैं, वायुमंडलीय दबाव हर जगह समान नहीं होता है या अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाया जाता है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे होंगे, यह एक पर्वत शिखर दिखाया गया है। ये पर्वत की चोटी है और ये समुद्र है, जिसको हम सी लेवल या समुद्र तल कहेंगे। और जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे वायुभार या वायुदाब में कमी होती जाती है। समुद्र तल पर जो वायुदाब है वो 1013 मिलीबार होता है। फिर लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर 998.7 मिलीबार हो जाता है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर 540.4 मिलीबार हो जाता है और 10,000 मीटर की ऊंचाई पर 265 मिलीबार हो जाता है। अर्थात पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर या ऊपर की ओर जाते हैं, वायुदाब में कमी होती जाती है। लेकिन इसके विपरीत यदि पृथ्वी के सतह पर या स्थल भाग या समतल मैदान में देखें तो स्थिति इससे विपरीत है। कैसे? क्योंकि सूर्य तप पृथ्वी के हर स्थान पर बराबर नहीं होता। सूर्य तप से मिलने वाली ऊर्जा पृथ्वी के हर स्थान को बराबर नहीं मिलती। जैसे कि सूर्य तप पृथ्वी पर जहाँ लंबवत पड़ता है वहाँ तापमान अधिक होता है और सूर्य की किरणें जहाँ पर तिरछी पड़ती हैं वहाँ तापमान कम होता है। जैसे कि पृथ्वी के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों पर तापमान कम होता है। इस प्रकार भूमध्य रेखीय भागों में अधिक ताप के कारण वायुदाब कम पाया जाता है। क्योंकि ताप अधिक होगा, वायु गर्म होगी, हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी, वायुदाब कम हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य तप की किरणें तिरछी पड़ती हैं, सूर्य तप अधिक प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण लो टेम्परेचर होता है, कम ताप होता है और वायुदाब या हाई प्रेशर बन जाता है। अब इससे पहले अभी हमने पढ़ा था पर्वतों के बारे में कि यदि पर्वत पर आप धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ें तो तापमान भी कम होता है और वायुदाब भी कम हो जाता है। लेकिन वहीं पृथ्वी पर क्षैतिज यदि हम देखें तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होता जाता है और वायुदाब बढ़ता जाता है। अर्थात क्षैतिज दृष्टि के हिसाब से पूरी पृथ्वी पर वायुदाब और तापमान में व्युत्क्रम का संबंध है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत हैं। जबकि पर्वतों पर ऊपर जाने पर समानुपाती संबंध है, एक जैसा ही है। अर्थात जैसे जैसे हम पर्वत पर ऊपर जाएंगे तापमान भी कम होगा और वायुदाब भी कम होता जाता है। अब यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हम किसे सही मानें। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर आप देखें तो पृथ्वी की सतह से या समुद्र तल से ऊपर की ओर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है और पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अर्थात क्षैतिज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। स्पष्ट है, पृथ्वी पर क्षैतिज वितरण में सर्वाधिक अधिवास या निवास पाया जाता है। इसीलिए हम पृथ्वी के क्षैतिज वितरण को ही महत्वपूर्ण मानते हुए यह मान के चलेंगे कि तापमान और वायुदाब में व्युत्क्रम संबंध है, अर्थात वह एक दूसरे के विपरीत हैं। अर्थात
यदि तापमान अधिक है तो वायुदाब कम होगा, यदि तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होगा। आइए जान लेते हैं पूरी पृथ्वी पर तापमान को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, कुछ कारण हैं। इनमें दो प्रकार के कारण हैं। पहला है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानवजनित कारण। प्राकृतिक कारणों में आप देखेंगे तो पहला बिंदु है तापमान, अर्थात तापमान वायुदाब को प्रभावित करती है। कैसे? अभी आपने देखा कि पूरी पृथ्वी पर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ताप अधिक होता है, वायुदाब कम होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में ताप कम होता है, वायुदाब अधिक होता है। उसी तरह दूसरा कारण है वायुमंडलीय संगठन। वायुमंडलीय संगठन अर्थात हमारे वायुमंडल में धूल कण, गैस कण और जलवाष्प है। पृथ्वी की सतह के पास धूल कण, गैस कण और जलवाष्प की अधिकता है, इसीलिए पृथ्वी की सतह पर वायुदाब अधिक होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं धूल कण, जलवाष्प और गैस के कणों में कमी होती जाती है और उसी प्रकार से तापमान में भी या वायुदाब में भी कमी होती जाती है। तीसरा कारण है ऊंचाई। ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है और ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब भी घटता है। क्यों घटता है, आइए इसको भी समझते हैं। यह आपका पर्वत शिखर है। पर्वत शिखर पर यह आपका समुद्र तल है। समुद्र तल से वायुमंडल की मोटाई आप देख रहे होंगे, गैस, धूल कण और वाटर वेपर या जल के कण या जलवाष्प की एक बहुत मोटी परत है। इसीलिए समुद्र तल पर सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे आप देखें यहाँ लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय परतों की मोटाई में कमी आई है, जिसके कारण गैस, धूल कण और जलवाष्प के कणों में भी कमी आई और वायुदाब कम हो गया। वायुदाब कितना कम हुआ? 540 मिलीबार हो गया। और थोड़ा ऊपर जाएंगे 10,000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग वायुमंडलीय परत की मोटाई बहुत कम हो गई है। गैस, धूल कण और जलवाष्प की भी कमी हो गई है, जिसके कारण से वायुभार या वायुदाब में भी कमी हो गई है। यही कारण है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तापमान में भी कमी होती है और वायुदाब में भी कमी हो जाती है। चौथा कारण है हवा, अर्थात यदि किसी स्थान पर गैस, धूल कण, जलवाष्प स्थिर हैं, हवा नहीं चल रही है तो वायुदाब अधिक होगा। लेकिन यदि किसी कारण से हवा चली तो उस स्थान की जलवाष्प, गैस, धूल कण यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाएंगे या चले जाएंगे और वायुदाब कम हो जाएगा। ये कुछ कारण थे प्राकृतिक। आइए देखते हैं मानवजनित किस तरह से वायुदाब को प्रभावित कर रहे हैं। इसमें पहला कारण है पार्थिव ऊष्मन। पार्थिव ऊष्मन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग, जो कि मानवजनित है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण किसी भी स्थान की, कुछ विशेष स्थानों की वायु गर्म होती है, हल्की होती है, ऊपर उठ जाती है और वायुदाब कम हो जाता है। दूसरा है CO2 वृद्धि, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जैसे भारी गैसों में भी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण से तापमान बढ़ता है और वायुदाब घट जाता है। यह ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों में, बड़े शहरों में जहाँ ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन अधिक है, उन क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। तीसरा है धूल कण वृद्धि। ट्रांसपोर्ट या परिवहन के गति के कारण बहुत सारे धूल कण पृथ्वी की सतह से उड़कर वायुमंडल में पहुंचते हैं। वायुमंडल भारी होता है, वायुमंडल धीरे धीरे भारी होता रहता है, जिसके कारण से वायुदाब बढ़ता जाता है। इसका भी एहसास आप महानगरों या औद्योगिक क्षेत्रों में करेंगे। चौथा है जलवाष्प की वृद्धि।
मनुष्य ने विकास के लिए तमाम नए कार्य किए हैं, जिनमें से अनेक जलाशयों का निर्माण किया गया, नहरें बनाई गईं। इन सब भारी मात्रा में बनाए गए जलाशयों, नहरों, नदियों, झीलों, तालाबों, पोखरों और सागरों तथा महासागरों से वाष्पित जलवाष्प वायुमंडल में पहुंचती है और वायुदाब बढ़ता जाता है। अब आपसे एक प्रश्न है, भारत के 3 शहर, जिनमें से एक है हरिद्वार, दूसरा है इलाहाबाद और तीसरा है गंगा सागर या कोलकाता। अब आप बताइए, इन तीनों शहरों में सबसे अधिक वायुदाब कहाँ होगा? स्पष्ट है, गंगा सागर या कोलकाता। क्यों? क्योंकि वह समुद्र तल के बिल्कुल पास है या बिल्कुल समुद्र से मिला हुआ है, इसीलिए सर्वाधिक वायुदाब गंगा सागर या कोलकाता में ही होगा। अब आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। वायुदाब का क्या प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है? यदि हम समुद्र तल से ऊपर की ओर अर्थात पर्वतों पर जाएं, तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स श्वसन के रूप में अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकालते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की कमी होती जाएगी। एटॉमिक ऑक्सीजन आपको मिलेगा, जिसमें श्वसन क्रिया करने के हम आदी नहीं हैं, अर्थात हमको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। और अधिक ऊंचाई पर जाने पर आप देखेंगे कि आपके नाक से रक्त निकलने लगता है, कारण वायुदाब ही है। वायुदाब की कमी के कारण नाक से रक्त बाहर निकलने लगता है। और कुछ इसी तरह का उदाहरण आपको वायुयान में सफ़र करते समय देखने को मिलेगा। यदि आप वायुयान में सफ़र कर रहे हैं तो आप फाउंटेन पेन लेकर गए हैं तो उसकी स्याही कम वायुदाब होने के कारण बाहर निकल आएगी। इसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों में जो भोजन बनता है उसमें भी दिक्कत होती है। यदि अधिक ऊंचाई पर आप भोजन पका रहे हैं तो भोजन पकने में ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि वायुदाब की कमी है। कैसे? उसको एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आप समतल क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में प्रेशर कुकर के अंदर दाल पका रहे हैं तो जो क्वथनांक है समतल या मैदानी क्षेत्रों में वह 100 डिग्री सेल्सियस पर है। अर्थात जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो पानी उबलने लगेगा और दाल आसानी से पक जाएगी कम समय में। लेकिन जब पर्वतीय क्षेत्रों पर आप चले जाएंगे, ऊंचाई कम हो जाएगी, वायुदाब कम हो जाएगा, तो वही पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था अब 90 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगेगा, जिसके कारण दाल पकने में अधिक समय लगेगा। दाल कुकर में ही घूमती रहेगी और बहुत लंबे समय बाद जाके वो गलेगी। अर्थात वायुदाब कम होने से भोजन के पकने में भी समय ज़्यादा लगता है। इस प्रकार वायुदाब के लंबवत और क्षैतिज वितरण को देखते हुए हमने समझा कि लंबवत वितरण में तापमान भी घटेगा और वायुदाब भी घटेगा, जबकि क्षैतिज वितरण में तापमान घटेगा, वायुदाब बढ़ेगा। इसी के परिणाम स्वरूप कुछ और क्रियाएं होती हैं जिनको हम अगले अध्याय में सीखेंगे। तापांतर या वायुदाब में अंतर के कारण ही पृथ्वी की सतह पर पवनों का या हवाओं का चलना संभव होता है। इसको हम अगले अध्याय में सीखेंगे।